कॉलेज में गर्मियों की छुट्टियां होने पर राधिका और रोहन अपने दोस्त मनोज और शिल्पा के साथ परिवार के पुराने फार्म हाउस पर घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। गाइस, तुम दोनों को वो फार्म हाउस बहुत पसंद आएगा। बचपन से ही वो मेरी और रोहन की सबसे पसंदीदा जगह रही है। पर मैंने तो इतने सालों में तुम्हारे मुंह से कभी फार्म हाउस का नाम तक नहीं सुना। बचपन में फार्म हाउस जाते थे, लेकिन फिर अचानक सबने वहां जाना बंद कर दिया और वजह कभी किसी ने बताई नहीं। पर अब हम चारों मिलकर वहां धमाल करेंगे। इसी तरह बातें करते कुछ घंटों का सफर तय कर चारों शहर से दूर ऊंची पहाड़ी पर बने राधिका और रोहन के फैमिली फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं। वाह यार, ये तो बड़ा ही सुंदर है। पूरा घूमोगे तो और अच्छा लगेगा, लेकिन उससे पहले सब फ्रेशन अप हो जाओ, फिर साइट सीइंग के लिए जाएंगे। राधिका और रोहन अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन मनोज और शिल्पा घर में घूमने लगते हैं, जहां शिल्पा की टक्कर हॉल के बीचों बीच रखी एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी से होती है। आह, लग गई रे माता, इस कुर्सी को बीच में किसने रखा हुआ है? अरे तेरे स्वागत के लिए भूत ने रखा होगा। ओए, तुझे बहुत हंसी आ रही है। जब खुद टकराएगा तो पता चलेगा। हाँ ठीक है, पर अभी तो इसे साइड में रख दे। शिल्पा कुर्सी को एक कोने में रख देती है और वो दोनों भी अपने कमरे में चले जाते हैं, जिसकी थोड़ी देर बाद चारों बाहर घूमने निकल जाते हैं। इसी तरह रात हो जाती है। फार्म हाउस में वापस आकर वे लोग सीधा सोने चले जाते हैं। आधी रात को मनोज की नींद खुलती है। बड़ी तेज प्यास लगी है, पानी साथ लेकर सोना चाहिए था। हाँ, अब रसोई तक जाना पड़ेगा। मनोज आंखें मलते हुए कमरे से हॉल में आता है और अचानक रास्ते में रखी कुर्सी से टकराकर जमीन पर गिर जाता है। अरे मर गया रे दादा। शिल्पा सही बोल रही थी, बड़ी तेज लगती है ये कुर्सी तो, पर इसे दोबारा बीच में किसने रखा? मनोज एक बार फिर उस लकड़ी की कुर्सी को कोने में रख पानी पीकर कमरे में चला जाता है। अगली सुबह जैसे ही चारों की नींद खुलती है तो उन्हें अपने बेड के पास साइड टेबल पर चाय का कप रखा मिलता है, जिसे देख वो खुशी खुशी चाय पीकर तैयार होकर कुछ देर बाद हॉल में मिलते हैं। थैंक यू यार राधिका, मुझे नहीं पता था कि तू इतनी अच्छी चाय बनाती है। वैसे मुझे उस बेड टी की बहुत जरूरत थी। ये और चाय, अरे इसे तो पानी तक उबालना नहीं आता। मतलब तूने हमारे लिए चाय बनाई क्या दोस्त? अरे चल पागल है क्या, इतना भी प्यार नहीं है मुझे कि तुम्हारे लिए बेड टी बनाऊं। चाय पर ये चर्चा करते हुए मनोज जैसे ही पीछे मुड़ता है तो एक बार फिर लकड़ी की पुरानी कुर्सी से टकराकर उस पर गिर जाता है। हाय रब्बा, अरे चाय छोड़ो, पहले ये बताओ कि इसे बार बार बीच में कौन रखता है? कल रात ही मैंने इसे साइड किया था। तुम पहले ये बताओ कि चाय किसने बनाई थी? सबकी बातों को कुछ देर ध्यान से सुनने के बाद राधिका हैरानी से कुर्सी की तरफ देखने लगती है। भूत दीदी। राधिका की बात सुन आपस में झगड़ रहे सारे दोस्त शांत हो जाते हैं। क्या बोला अभी तूने? अरे पर अब वो यहाँ कैसे हो सकती हैं? क्यों नहीं हो सकती? हमने यहाँ आना छोड़ा था, पर उन्होंने तो घर नहीं छोड़ा ना। और याद करो, ऐसे बेड के पास कप रखना और कुर्सी को कमरे के बीच में रखना, ये सब वही तो करती थी। ये तुम दोनों किसकी बात कर रहे हो? अरे जो भी हो, कुछ अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता। अब देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो सालों से इस घर में रहने वाली भूत दीदी है। वो बचपन से ही हमारे यहाँ आने पर एक बड़ी बहन की तरह हम दोनों का ख्याल रखती हैं। ओए, पगला गया है क्या? शिल्पा, मुझे यहाँ नहीं रहना, तू भी मेरे साथ ही चल। ये दोनों तो पागल हो गए हैं। जहां मनोज डर से वापस जाने की बात कर रहा होता है, वहीं शिल्पा अपने फोन में बिजी होती है। क्या तुम्हें यहाँ की सिचुएशन समझ में नहीं आ रही जो फोन में लगी हो? जिसे जो करना है करो, मैं तो जा रहा हूँ। मनोज हड़बड़ाहट में अपने कमरे की तरफ जाता है, जिसके साथ राधिका और मोहन भी उसे रोकने के लिए पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन शिल्पा
वो तो अभी भी फोन में लगी रहती है। कुछ देर बाद जब वो तीनों दोबारा हॉल में वापस आते हैं तो शिल्पा को सबके पैक्ड बैग्स के साथ देखकर हैरान रह जाते हैं। ये सब क्या है शिल्पा? यहाँ हम इसे समझा रहे हैं और तुम हमारे बैग्स भी पैक कर कर लेकर आई। अरे आखिर में फोन से बाहर निकलकर कुछ किया तो सही इसने। दोस्तों देखो, कल से हम यहाँ हैं। भूत दीदी ने कुछ किया नहीं ना? फिर डर क्यों रहे हो? 4 दिन और रुकोगे तो पता चलेगा कि क्या होगा। मतलब? इस पर शिल्पा उन तीनों को फार्म हाउस से बाहर लाकर फोन में पुरानी न्यूज का आर्टिकल दिखाती है। सालों पहले यहाँ रह रही औरत ने अपने दोनों बच्चों को सुबह सुबह दूध में जहर पिलाकर मार दिया और फिर हॉल में उस कुर्सी पर खड़े होकर खुद भी फांसी लगा ली थी। तुम्हारी बातों से मुझे इस केस की याद आ गई। गूगल किया तो पता चला कि ये वही फार्म हाउस है। अभी भी यहाँ रहना चाहते हो जिससे कुछ दिनों में वो सबको थोड़ा थोड़ा जहर देकर मार दे? अरे पर ये दोनों तो बचपन से यहाँ आ रहे हैं, फिर इन्हें अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ? वो तो पापा बताते हैं कि हम आते थे। हाँ, और मुझे भी एक बार का ही याद है। वाह, और कहानियां तो ऐसे सुना रहे थे जैसे सदियों से यहीं रहते हो। तीनों ये बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक फार्म हाउस में से एक आवाज सुनाई देती है। मैं यहाँ किसी को जिंदा नहीं रहने दूंगी, किसी को नहीं। बस ये सुनने की देर ही होती है कि चारों डर से कांपते हुए तुरंत कार में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। अब तक आपने सुना कि कावेरी जी अपनी तीनों बेटियों ईशा, मोहिनी और सुहाना की शादी 3 घर जमाई लड़कों के साथ करवा देती है। उन्हें लगता है कि ये लड़के शायद घर का कामकाज संभाल लेंगे, लेकिन उनके तीनों घर जमाई बहुत आलसी थे। वो नौकरी भी नहीं करते थे और बाहर का काम भी नहीं। कावेरी जी ने अपनी बेटियों से कहा कि वो प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर अपने पतियों को सबक सिखाए। अब सुनिए आगे। मम्मी, आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया, लेकिन देखिए ना, विवेक का हाल तो वैसा का वैसा ही है। घर में ना सुबह का नाश्ता बनता है और ना खाना। नौकरी पर जाने की बात करूं तो खाने को दौड़ते हैं मुझे। हाँ मम्मी, मैंने भी सुमित को कितनी बार कहा कि अगर नौकरी नहीं करनी तो कोई छोटी सी दुकान ही खोल लो। घर का खर्चा कैसे चलेगा? देखो दोपहर के 12 बजने आए और जनाब अभी तक सो रहे हैं। हाँ मम्मी, ईशा और सुहाना ठीक कहती हैं। अविनाश का भी यही हाल है। जब मैंने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कहा तो मुझसे कहने लगा, अरे दूसरी लड़कियां तो 9-9 महीने तक नौकरी करती है, बस डिलीवरी के टाइम छुट्टी लेती है। मोहिनी, तुम भी नौकरी करो। अब मुझे कहाँ नौकरी मिलेगी? मम्मी बताओ अब मैं क्या करूं? हे भगवान, क्या सोचकर घर जमाई दामाद लाई थी मैं कि मेरी बेटियां मेरे पास रहेंगी और खुश रहेंगी, लेकिन इन आलसी दामादों ने तो हमारी जिंदगी को भी प्रॉब्लम में डाल दिया है। मैं तो कहती हूँ मम्मी, हम लोग वापस अपनी जॉब पर जाना शुरू कर देते हैं। बता देते हैं इन लोगों को कि हमने प्रेगनेंसी का बहाना किया है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी गलती भी मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो इन तीनों की आदत और खराब हो जाएगी। अरे आज नहीं तो कल कभी तो तुम प्रेग्नेंट होगी, तब वापस यही प्रॉब्लम आएगी। तब क्या करोगी तुम तीनों? हाँ मम्मी, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। इन लोगों को तो सुधारना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे? अपने बच्चों के आने की खबर सुनकर भी इन लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा। पैसे कमाने के लिए घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते ये तीनों। अब मेरे दिमाग में एक प्लान आया है। तुम तीनों चिंता मत करो, उन तीनों को बुलाओ, फिर मैं बात करती हूँ। थोड़ी देर बाद कावेरी जी अपने तीनों दामादों को सामने बुलाकर अपनी बात कहना शुरू करती हैं। अविनाश, सुमित और विवेक, देखो बेटा, मैं ना तुम तीनों से बड़ा प्यार करती हूँ, इसीलिए तो तुम्हें घर जमाई बना कर रखा है मैंने। अरे मम्मी जी, सीधे सीधे कहिए ना, क्या बात है? प्यार तो हम भी आपको बहुत करते हैं। अरे मम्मी जी, आपकी इज्जत भी बहुत करते हैं। अरे भाई, आपके जैसी सास और कमाने वाली बीवी सबको मिलती है क्या? हाँ मम्मी, विवेक और सुमित ठीक कह रहे हैं। आपकी बेटी से शादी करके मेरी तो जिंदगी ही अच्छी हो गई है। जानती हूँ मैं, और ये भी जानती हूँ कि तुम तीनों अपने अपनी बीवियों से बहुत प्यार करते हो।
बेटा बात ऐसी है कि हमारे कुल गुरु ने कहा है कि प्रेग्नेंट होने के बाद मेरी तीनों बेटियां शुरू के 4 महीने हमारे गांव में जाकर रहेगी, जहां मेरे चाचा जी रहते हैं। अरे लेकिन क्यों मम्मी, गांव में जाकर रहने की क्या जरूरत है इन तीनों को? वो क्या है ना बेटा, हमारे परिवार को एक श्राप है। अगर मेरी बेटियों ने यहाँ पर बच्चा पैदा करने की कोशिश की तो उनके बच्चों को कुछ भी हो सकता है। इसलिए अब से लेकर 4 महीने पूरे होने तक इन्हें गांव वाले घर में रहना पड़ेगा। हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है मम्मी जी, हम भी वहाँ जाकर रहेंगे, पिकनिक मनाएंगे। अरे भाई बीवी जहाँ हम भी वहाँ। हाँ यार, आइडिया तो बहुत अच्छा है। शहर की ज़िंदगी में रह रहकर परेशान हो चुके हैं, अब कुछ दिन गांव में बिताएंगे। तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम में से कोई भी वहाँ नहीं जा सकता और मैं यहाँ रहूँगी ना तुम तीनों के साथ। 4 महीने की तो बात है, उसके बाद ये तीनों ही लौट कर आ जाएंगी। ठीक है मम्मी जी, अब हमारे बच्चों का सवाल है तो ये तो करना ही पड़ेगा। कावेरी अपनी तीनों बेटियों को कुछ दिन के लिए घर से बाहर कहीं दूसरे शहर में रहने के लिए भेज देती है। कुछ दिनों के बाद, अरे मम्मी जी बहुत दिन से पिज्ज़ा नहीं खाया, मंगवाइए ना। क्या बताऊं बेटा, पहले तो बेटियां खर्चा दे देती थी क्योंकि उनकी नौकरी थी, लेकिन अब तो मेरे पास पैसे ही नहीं बचे। थोड़े बहुत पैसे हैं जो बच्चों की डिलीवरी में काम आएंगे। लेकिन मम्मी जी आपकी बेटियों को वापस आने में तो अभी बहुत वक्त बाकी है। वही सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ। सोच रही हूँ कल से दूध भी बंद करवा देती हूँ। अब दूध वाले को देने के लिए पैसे भी तो नहीं है ना। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, अगर दूध भी बंद करवा दोगी तो मुझे चाय कहाँ से मिलेगी, और चाय के बिना मैं तो मर ही जाऊंगा। क्या करूं बेटा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास पैसे ही नहीं बचे। इस तरह कावेरी जी धीरे धीरे अपने तीनों दामादों को पैसे देना बंद कर देती हैं और घर में खाने पीने की चीज़ें लाना भी बंद कर देती है। अब वो तीनों बुरी तरह से परेशान होने लगे थे और इसलिए एक दिन तीनों प्लान करके घर से बाहर निकलते हैं और बाजार में जाने के बाद, यार अच्छा खाना खाए हुए कितने दिन हो गए, पता नहीं कब अच्छा खाना मिलेगा। हमारी बीवियों के जाने के बाद तो हमारी हालत भिखारियों जैसी हो गई है यार। कुछ भी हो, मुझे तो आज पिज्ज़ा खाना ही खाना है। जेब में 1 रुपया नहीं है और पिज्ज़ा खाएगा, कहाँ से आएंगे पैसे? अरे देख वहाँ सामने बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर पर काम करने के लिए एक आदमी की आवश्यकता है। भाई मैं तो जा रहा हूँ, काम करूँगा और शाम तक पैसे लाकर आराम से पिज्ज़ा खाऊंगा। जा जा, तुझे कोई काम नहीं देने वाला, हम तो घर जा रहे हैं। चल भाई सुमित। सुमित और अविनाश वहाँ से चले जाते हैं और विवेक उस कंप्यूटर शॉप पर सारा दिन काम करके 5,000 रुपये कमा कर घर लौट कर आता है और अपने खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें भी लेकर आता है। ये देखकर विवेक और सुमित के दिल में भी कुछ पैसे कमाने की इच्छा जागती है। अरे सुबह सुबह कहाँ चल दिए तुम? मम्मी जी एक बहुत अच्छी जगह मिली है, कंप्यूटर पर काम करने के 5,000 मिले थे कल मुझे। अगर रोज काम करूंगा तो पूरे 40,000 की तनख्वाह। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है दामाद जी, आपको जाना ही चाहिए। सुमित और अविनाश विवेक को इस तरह तरक्की करते देखकर परेशान हो जाते हैं और वो दोनों भी काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे उन दोनों को भी काम मिल जाता है। अब कावेरी के तीनों दामाद छोटी मोटी नौकरी करके अच्छा पैसा कमाने लगे थे। एक दिन कावेरी उन्हें अपने पास बुलाती है। अरे वाह, विवेक 40,000 कमा लेता है, अविनाश 60,000 और सुमित तुम भी 40,000 के आसपास कमा ही लेते हो। कुल मिलाकर तुम अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो बेटा। हाँ मम्मी जी, बहुत मजा आता है जब महीने के एंड में मोटी रकम हाथ में आती है। पूछिए मत मम्मी जी, घर में रहकर रोटी बना बना कर और तो जैसा महसूस होने लगा था मुझे तो। हाँ बेटा, तुम तीनों की बात तो बिल्कुल ठीक है। और जानते हो, अब तुम तीनों की पत्नियां भी वापस लौट कर आने वाली है। लेकिन मम्मी जी अभी तो उन्हें गए सिर्फ 2 महीने हुए हैं, आपने तो कहा था वो 4 महीने के बाद लौट कर आएंगी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मैं सिर्फ तुम तीनों को सबक सिखाना चाहती थी कि आदमी घर में बैठकर बीवी की कमाई खाता हुआ अच्छा नहीं लगता। इस दुनिया में हर इंसान को मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए, चाहे वो औरत हो या आदमी, ताकि अपने परिवार को संभाल सके।
कावेरी की बात सुनकर उन तीनों को अपनी गलती का एहसास होता है और कावेरी उन्हें सच बता देती है कि ईशा, सुहाना और मोहिनी शहर में ही कहीं दूसरी जगह रह रहे थे। शाम के वक्त उन तीनों की पत्नियां लौट कर आ जाती है और कावेरी जी का परिवार एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगता है। अब तो हद हो गई। ठान कर बैठे हो क्या कि जिंदगी में सुधरना ही नहीं है? अरे बेबी, मैंने क्या किया? मैं तो बस उसकी मदद कर रहा था। उसने स्माइल किया, उसे बोलो ना। यार, पत्नी हो मेरी, इतना भरोसा तो करो अपने पति पर। आई लव यू बेबी। पति पर भरोसा है लेकिन उसके अंदर के मजनू पर नहीं है। अब इतने क्यूट पति को तुम्हें संभाल कर तो रखना ही पड़ेगा ना। मेरा क्या कसूर बेबी? ओह बस हाँ, ये क्यूट वाला नाटक ना मुझ पर नहीं चलेगा। और जो भी क्यूटनेस है, प्यार है, वो सिर्फ मेरे लिए है। ये छिछोरपंती छोड़ दो। शीनू और चीनू की शादी को 1 साल हो गया। दोनों की है तो लव मैरिज और दोनों के बीच लव भी बहुत है, लेकिन उस लव की ट्विस्ट कुछ अलग ही है जो आप देख ही सकते हैं। ओए, छिछोरा मत बोलो। इज्जत बहुत है, किसी से भी पूछ लो। अगर कोई मुझे छिछोरा बोल दे तो। हाँ हाँ, बस सब जानती हूँ मैं। इस पर शीनू किलसते हुए किचन में चली जाती है, जिसे देखकर चीनू भी हंसते हुए उसके पीछे पीछे चल देता है। क्या है, पीछा क्यों कर रहे हो? अरे अपने घर में घूम रहा हूं, तुम मेरे आगे आगे क्यों चल रही हो? उफ़ो, परेशान करके रखा है। देखना, एक दिन रोओगे मेरे लिए, फिर मेरी कदर मालूम होगी। अरे चल झूठी। इसी तरह दिन बीतते हैं और दोनों की नोक झोंक के साथ हंसी खुशी लाइफ चल रही होती है। एक दिन दोनों शॉपिंग के लिए मॉल जाते हैं। आज देखो कैसे तुम्हारी जेब खाली कराती हूँ। अरे मेरी जेब में तो कुछ है ही नहीं, खाली क्या करोगी? अकाउंट में तो है ना? अरे ठीक है, जा शीनू जा, जी ले अपनी जिंदगी। मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। चीनू वहाँ से चला जाता है और शीनू ज्वेलरी शॉप में जाती है, लेकिन वहाँ कोई भी उसकी बात तक सुनने को तैयार नहीं होता। अरे यार, मैं भी कस्टमर हूँ, मुझ पर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा? इतने में चीनू भी वहाँ आ जाता है। करा लिया अकाउंट खाली? कहाँ? देखो ना, कोई मेरी बात तक नहीं सुन रहा, सब बिजी हैं। ऐसा क्या? एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज? चीनू के इतना बोलते ही अटेंडेंट तुरंत उसके पास आ जाती है, जिसे देखकर शीनू हैरान रह जाती है। हैरान तो ऐसे हो रही हो जैसे अपने पति को जानती ही नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, मजनू को कैसे भूल सकती हूँ? पर मजनू अब शादीशुदा है, ये मत भूले। शीनू अपनी शॉपिंग कंटिन्यू करती है और कुछ देर बाद सारी शॉपिंग खत्म करके दोनों कॉफ़ी पीने जाते हैं, जहाँ चीनू को रिया मिलती है, जो मिलती ही चीनू को गले लगा लेती है। ओह हाय चीनू, कितने टाइम बाद देखे। आज भी बिल्कुल वैसे ही क्यूट हो, जिसे देखते ही दिल फिसल जाए। इस पर चीनू शीनू को देखकर तुरंत रिया को दूर करते हुए कहता है, अरे रिया, मीट माय वाइफ शीनू। और शीनू, ये रिया है, कॉलेज फ्रेंड। अच्छा, शादी कर ली? ओके, मैं चलती हूँ, बाय। कॉलेज के मजनू, सब जानती हूँ कौन सी फ्रेंड है। वैसे वो मजनू वाली हरकतें आज तक बंद नहीं हुई ना। गले तो देखो कैसे लगाया था, जैसे उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो। भूलो मत, तुम सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी हो, और इस प्रॉपर्टी पर किसी ने नजर डाली या तुमने किसी को देखा भी तो दोनों की आंखें नोच लूंगी। ऐसा बोल शीनू गुस्से में वहां से चली जाती है, लेकिन इस बार चीनू उसके पीछे नहीं जाता। अरे बिना कुछ करे सुना गई, अपने आप आएगी वापस। चीनू शीनू का इंतजार करते हुए वहीं बैठ जाता है। इसी तरह कुछ घंटे बीत जाते हैं, लेकिन ना शीनू वापस आती है और ना ही उसका फोन आता है, जिस पर चीनू घर पहुंच जाता है, पर शीनू वहां भी नहीं होती। ये सब देख वो बहुत परेशान हो जाता है। अरे
ये कहाँ गई? इतनी देर हो गई, अभी तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। चीनू सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को कॉल करना शुरू करता है, पर कहीं से भी शीनू का कुछ पता नहीं चलता। कहीं गुस्से में इधर उधर तो नहीं निकल गई? अरे पर जाएगी कहाँ? पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन शीनू की कोई खबर ना मिलने पर अब चीनू उसे ढूंढने बाहर निकलता है। अरे कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? नहीं नहीं, मेरी शीनू को कुछ नहीं हो सकता। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूंढूं उसे। अब चीनू सभी पड़ोसी और आसपास के मार्केट में ढूंढ आता है, पर कुछ पता नहीं चलता। पूरा एक दिन बीत जाता है। चीनू परेशान होकर आसपास के सब अस्पताल में भी चेक करने लगता है, लेकिन हर जगह से हताशा ही मिलती है। मैंने क्या कर दिया? वो मुझे अच्छे से जानने के बाद भी मुझसे कितना प्यार करती है, और मैंने इस मजाक मस्ती में अपने प्यार को खो दिया। गुस्से में न जाने क्या कर बैठी होगी। अब उसे कैसे बोलूं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। लगता है मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। चीनू के ऐसा बोलते ही उसके पीछे से आवाज आती है। कहा था ना, एक दिन मेरे लिए रोओगे तुम मजनू जी। पता चल गई ना पत्नी की कदर। शीनू को देखते ही चीनू तुरंत उसे गले लगा लेता है। कहाँ थी तुम? पता भी है मेरा हाल क्या हो गया? अगर मुझे टेंशन में कुछ हो जाता तो? वैसे तुम थी कहाँ? चल झूठे, तुम्हें कुछ नहीं होता। वैसे मैं रिया के घर थी। आखिर तुम्हें सबक जो सिखाना था, इसीलिए उसे अपने प्लान में शामिल किया, और आगे का हाल तो तुम जानते ही हो। तुम पागल हो, बिल्कुल पागल। ऐसा कौन करता है? जान निकाल दी। दोबारा कभी भूल कर भी ऐसा करने की सोचना भी मत, नहीं तो मैं क्या करूंगा मुझे भी नहीं पता। हाँ हाँ, मेरे मजनू पति, तुम भी दोबारा मेरे अलावा किसी दूसरे के सामने ये मजनूगिरी मत दिखाना। बुरा लगता है यार।